जाता है, इतना कि वो दर्द होने लगता है। जो ये देखकर समझ जाती है कि लगता है उसे अच्छा खाना खाना पच नहीं रहा है, शायद उसे इसकी आदत नहीं है। जो उसे रूम में ले जाती है और उसे कुछ दवाई भी देती है। लियांग यू सो जाती है। वो बहुत खुश थी कि उसने सही डिसीजन लिया है। लंच के बाद सभी लोग सफाई में लग गए थे सिवाय लू कैरन के। उसे ऐसे देखकर जैंगी उसे अपने पास बुलाता है और उसकी खामोशी की वजह पूछता है, जिस पर लू कैरन बोलती है कि वो ठीक है, लेकिन जैंगी उसके सर पर पिंच करता है और उसे सच्चाई बताने कहता है, जिस पर वो पहले आसपास देखती है, फिर बोलती है कि आपने उन स्टूडेंट्स को घर में रहने की परमिशन क्यों दी? वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। और जैसा कि आप जानते हो कि अपोकलिप्स के बाद उन लोगों ने बाकियों को कितना बुली किया था, लेकिन जैंगी उसकी तरफ बड़े प्यार से देखता है और उसके सर पर हाथ रखकर बोलता है कि तुम चिंता मत करो, इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। अगर वो स्टूडेंट्स कुछ गलत करते हैं तो जैंगी उन्हें संभाल लेगा। उसकी बातों से लू कैरन को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, लेकिन जैंगी उसे शांत रहने को बोलता है और इस बात को एक सीक्रेट रखने को भी। साथ ही वो लू कैरन को बोलता है कि आज वो लोग अपने शेल्टर को रिपेयर करने के लिए कुछ मटेरियल्स लेने जा रहे हैं, तो तुम्हें भी साथ चलना चाहिए। उसकी प्लानिंग देखकर लू कैरन और इम्प्रेस हो जाती है और खत्म हो रहे मटेरियल की लिस्ट बनाती है जिन्हें उन्हें कल इकट्ठा करना है। शाम को सभी मटेरियल लेने जाते हैं। जैंगी अपनी एबिलिटी से आइस ब्लॉक्स को ट्रांसपोर्ट करता है। लियांग यू उनके छोटे छोटे पीसेस करती है। अंकल यू मटेरियल्स को एक जगह इकट्ठा करते हैं। सभी लोग पूरे जोरों शोरों से अपने काम में लगे हुए थे। जैंगी को रिवर की दूसरी तरफ दो लोग उनके शेल्टर में जाते हुए दिखते हैं। ठीक से देखने के लिए जैंगी अपने टेलीस्कोप का यूज करता है। उसे पता लगता है कि वो वू चेन यू है जो अपने साथ किसी लड़के को लेकर शेल्टर के अंदर जा रहा है। उसे ऐसा करते देख जैंगी सारी बात समझ जाता है, लेकिन बिल्कुल अनजान बनकर लियांग यू के पास जाकर बोलता है, मैम शायद आपके स्टूडेंट्स किसी परेशानी में है, क्योंकि मैंने अभी अभी उसे किसी और के साथ शेल्टर के अंदर जाते हुए देखा है। इसी के साथ जैंगी लियांग यू से माफी भी मांगता है कि वो हमेशा से उसके स्टूडेंट्स को फूड देने के लिए खिलाफ था, लेकिन आज उसे फील हो रहा है कि उसके स्टूडेंट्स कितने अच्छे हैं और उन्हें तो एक्स्ट्रा फूड मिलना चाहिए, क्योंकि वो इतने अच्छे हैं कि अपने फूड में से थोड़ा पार्ट अनजान लोगों में भी बांट देते हैं। ये सुनकर लियांग यू को लगता है उसे जाकर अपने स्टूडेंट्स से मिलना चाहिए और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। इसीलिए वो भागते हुए उस शेल्टर की तरफ जाती है। दूसरी तरफ शेल्टर के अंदर वू चेन यू डोर को लॉक कर देता है, जिसके बाद अब वो उस रूम में उस लड़की के साथ अकेला था। वू चेन यू उस लड़की की तरफ बढ़ता है और खुद जाकर बेड पर बैठ जाता है और अपने चेस्ट से कुछ खाना निकाल कर बेड पर रख देता है, जिसे देखते ही वो लड़की भी अपने कपड़े उतारने लगती है और जाकर वू चेन यू के ऊपर चढ़ जाती है। तभी लियांग यू गेट पर पहुंच जाती है। उसे काफी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जिन्हें सुनते ही लियांग यू को भी सब समझ आने लगता है। अपोकलिप्स आने से पहले से ही शू फैमिली पूरी तरह से तबाह हो गई है और ये लड़की उसकी लास्ट सर्वाइवर है, लेकिन अभी भी उसके पास फूड नहीं था। इसीलिए शायद वू चेन यू उस फूड के बदले उसे ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन एक औरत होने के नाते लियांग यू ऐसा नहीं होने दे सकती। इसीलिए वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है। अंदर जाते ही वो उन दोनों को हाफ नेकेड पोजीशन में देखती है। लियांग यू को भी वहाँ अचानक देखकर वू चेन यू का फेस येलो पड़ जाता है और वो अपनी नजरें नीचे करता है। लियांग यू उस लड़की की हालत और फूड का बॉक्स देखकर समझ जाती है कि उसका प्यारा स्टूडेंट क्या गुल खिला रहा है, जिसे देखकर लियांग यू बहुत चौंक जाती है। वू चेन यू जो अब तक अपनी नजरें नीचे करके बैठा था, सोचता है कि उसकी टीचर एक बहुत काइंड लेडी है, इसीलिए जब उसने सब देख ही लिया है तो उन्हें सच्चाई बता देनी चाहिए। वू चेन यू बोलता है कि मैम ये लड़की मेरे से प्यार करती है और यहाँ अभी जो भी होने वाला है वो दोनों की मर्जी से होता, ना कि जबरदस्ती। लियांग यू जो उसका जवाब सुनकर और गुस्सा हो जाती है, वो फूड का बॉक्स अपने हाथ में ले लेती है और चिल्लाती है कि तुम्हें पता होना चाहिए हमारे पास पहले से ही फूड की शॉर्टेज है, ऊपर से तुम ये सब करने के लिए इसका यूज कर रहे हो। वू चेन यू ये सुनकर और चिढ़ जाता है और इरिटेट होते हुए कहता है, आपका काम है सिर्फ हमें फूड का सप्लाई करना, उसे कैसे यूज करना है ये तुम्हारी दिक्कत नहीं है। और वैसे भी जितना फूड आप हमें देती हैं उसमें से सिर्फ आधे लोगों का ही पेट भरता है, और अगर इस हालत में मैं एक बेचारी लड़की की हेल्प कर दूं तो इसमें क्या गलत किया मैंने। और उस लड़की को अपनी बाहों में लेते हुए बोलता है कि प्लीज अब आप हमें अकेले छोड़ दो, मुझे अपनी दोस्त के साथ कुछ अकेले में काम करना है। वू चेन यू की ये बात सुनकर लियांग यू का खून बहुत खौल जाता है, साथ ही उसे रोना भी आता है, लेकिन वो
अपने दोनों फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए उल्टे पांव वहाँ से भाग जाती है। लियांग यू दूसरे लोगों के पास आ जाती है जहाँ जैंगी और चुनले खाना खा रहे थे। लियांग यू को जैंगी पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने जानबूझकर उसे उस शेल्टर के पास भेजा, लेकिन वो जैंगी से सिर्फ एक बात पूछती है कि तुम्हें क्या मैं पागल लगती हूँ। लेकिन इससे पहले कि जैंगी कोई जवाब दे, वो खुद सामने से बोलती है, हाँ मैं पागल हूँ जो दूसरों पर आसानी से यकीन कर लेती हूँ। जैंगी उससे बोलता है कि उसने जो कुछ भी देखा है वो सिर्फ सच्चाई है और इस सच्चाई को देखना उसके लिए बहुत जरूरी था। इसीलिए इसके बाद लियांग यू का जो भी फैसला होगा उसे जैंगी भी बिना किसी आर्ग्यू के मान लेगा। लियांग यू सिर्फ अपना सर हिलाती है और अपने रूम की तरफ चली जाती है। अपने रूम में पहुंचने के बाद वो अपने दरवाजे को बंद करके वहीं बैठ जाती है और सोच में पड़ जाती है। शायद उसके सभी फैसले कितने गलत हैं और वो एक टीचर कहलाने के भी लायक नहीं है। तभी उसके डोर के पास कोई नॉक करता है जो बोलता है कि लियांग यू क्या तुम ठीक हो। लियांग यू अपने आंसू साफ करते हुए गेट ओपन करती है और ये कोई और नहीं बल्कि जैंगी था। लियांग यू बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, साथ ही आज जितना भी वर्क मैंने बीच में छोड़ दिया वो मैं कल पक्का पूरा कर दूंगी। लियांग यू को लग रहा था कि जैंगी उसे सिर्फ यही पूछने आया था, लेकिन जैंगी बोलता है कि तुम्हें काम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने डिफेंस की बात कर ली है, वो लोग कुछ और दिन वेट कर सकते हैं और मैं यहाँ काम की बात करने नहीं तुम्हारे बारे में बात करने आया था। ये सुनकर लियांग यू थोड़ा ब्लश करने लगती है, लेकिन जैंगी उससे पूछता है कि क्या वो अंदर आ सकता है। लियांग यू उसे अंदर बुलाती है और जैंगी साइड जाकर उसके बेड पर बैठ जाता है। जैंगी लियांग यू को बताता है वो जानता है इसके स्टूडेंट्स की हरकत की वजह से वो थोड़ी शॉक में है, लेकिन इस वजह से वो खुद को और टेंशन में ना डाले और अगर कभी भी वो बहुत ज्यादा टेंशन में हो तो वो जैंगी के साथ अपनी बात शेयर कर सकती है। ये सुनकर लियांग यू जैंगी के बगल में आकर बैठ जाती है और उसकी बातों से इमोशनल होके फिर से वही सवाल करती है, क्या मैं तुम्हें पागल लगती हूँ। जैंगी उसकी तरफ थोड़ी देर देखने के बाद बोलता है, मुझे लगा था तुम जैसी भी हो उसके पीछे कोई रीजन होगा। लियांग यू उसके बात को सुनकर अपने पास को याद करते हुए जैंगी को अपनी कहानी बताती है कि जब मैं 3 साल की थी तब मुझे मार्शल आर्ट स्कूल में डाल दिया गया था, लेकिन लड़की होने के बावजूद मैं किसी भी लड़के से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और हमारे प्रोफेशन में सिर्फ 2 ही जॉब्स मुमकिन थे, या तो हम एक मार्शल आर्ट स्टार बन सके जैकी चैन की तरह या कोई मार्शल आर्ट्स टीचर, मगर मेरा इंटरेस्ट इनमें से किसी भी चीज में नहीं था, इसीलिए मैंने बॉडीगार्ड की जॉब करी। जैंगी उसकी बातों को ध्यान से सुनता है, लेकिन साथ ही उसके मन में ये भी बात थी कि कोई भी लड़की किसी भी लड़के को ऐसे ही अपने पास के बारे में नहीं बताती है, इसीलिए लियांग यू का भरोसा जीतने का ये सबसे बड़ा मौका था। जैंगी उसे और डिसेंट टोन में उसकी स्टोरी में इंटरेस्ट दिखाता है, जिससे सुनकर लियांग यू को भी अच्छा लगता है और वो आगे बताती है, बॉडीगार्ड की जॉब करते हुए उसे एजर स्काई एकेडमी में टीचर की जॉब मिली, जहां उसे नोबल्स के बच्चों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देना था, लेकिन इस अपोकलिप्स की वजह से अब ना फैमिलीज रही, ना स्टेटस, ना पैसा, ना फ्रेंड्स, इसीलिए अब उसके स्टूडेंट्स ही उसकी एक आखिरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिन्हें वो किसी भी हालत में बचाना चाहती है। लियांग यू बताती है कि वो जानता है कि इसके स्टूडेंट्स इतने भी अच्छे नहीं हैं और लियांग यू को उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन वो ऐसा इसीलिए नहीं कर सकती क्योंकि उसके स्टूडेंट्स की वजह से ही उसके पास जीने का एक रीजन है और अगर वो नहीं होंगे तो मैं इस अपोकलिप्स में जिंदा रहकर भी क्या करूंगी। लियांग यू की पूरी बात सुनने के बाद जैंगी धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम अपने स्टूडेंट्स को नहीं छोड़ पा रही हो, लेकिन अब बात अलग है, अब तुम्हारे पास घर है, फ्रेंड्स हैं और सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ ये लोग तुम्हें अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हैं, ना कि तुम्हारे मतलबी स्टूडेंट्स जो सिर्फ तुम्हें अपने मतलब की चीज समझते हैं। जैंगी के वर्ड्स लियांग यू पर असर होने लगते हैं। जैंगी लियांग यू का हाथ पकड़कर बोलता है कि अगर इसके बाद भी तुम्हें कभी कोई तकलीफ हो या कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं हूँ तुम्हारा सबसे प्यारा दोस्त। लियांग यू अब ब्लश करने लगती है क्योंकि उसे आज तक किसी लड़के ने इतना सपोर्ट नहीं किया था। साथ ही अपने हाथ को पीछे करती है, उसका फेस बिल्कुल रेड हो चुका था और अब वो जैंगी के तरफ देख भी नहीं पा रही थी, लेकिन थोड़े टाइम ब्लश करने के बाद लियांग यू जैंगी को थैंक्स बोलती है उसके मुश्किल वक्त में उसका साथ देने के लिए और अब वो बहुत अच्छा फील कर रही है। जैंगी को उसके मूवमेंट्स देखकर समझ आने लगा था और अब वो लियांग यू के कमरे से जाने लगता है। जाते
हुए उसके मन में सिर्फ यही बात चल रही थी कि सच में वो लियांग यू के मन से एक झटके में उसके स्टूडेंट्स को नहीं निकाल सकता है। लेकिन शायद आज उसकी बातों ने लियांग यू को इस बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है और धीरे धीरे वो लियांग यू के मन से उसके स्टूडेंट्स की फीलिंग को पूरी तरह से खत्म कर देगा। लियांग यू के कमरे में आने के बाद जैंगी नीचे आता है, जहाँ उसे यांग शिनशिन पूछती है क्या जैंगी उनकी टीचर पर ट्राई कर रहा है। लेकिन जैंगी बड़े आराम से जवाब देता है कि उनकी टीचर काफी सुंदर और डेयरिंग है, लेकिन जैंगी कभी उस पर ट्राई नहीं करेगा। यांग शिनशिन उससे रीजन पूछती है, जिस पर वो बताता है कि उनकी टीचर सुंदर है, लेकिन वो जहाँ भी जाती है वहाँ मुसीबत आती है और मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। साथ ही वो यांग शिनशिन को भी उनकी टीचर के खिलाफ भड़काता है कि उन्हें अपनी टीचर को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब तक वो उनके साथ रहेगी तुम लोग अपनी मर्जी का कोई काम नहीं कर पाओगे। जैंगी की ये बात सुनकर शिनशिन भी सोचने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि उसे जैंगी के इवल प्लान्स का कोई अंदाजा नहीं था। यांग शिनशिन बोलती है कि वो इस बारे में थोड़ा सोचकर बताएगी और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जैंगी बोलता है अब उसका काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ उसने लियांग यू के मन में स्टूडेंट्स के खिलाफ डाउट डाल दिया है और अब यांग शिनशिन के मन में उनके टीचर के खिलाफ। अगले दिन जैंगी बिल्कुल तैयार था उनके लिए कुछ और मटेरियल्स लाने के लिए। अंकल यू उससे पूछता है कि उसका अकेले जाना जरूरी है, जिस पर जैंगी बोलता है कि वो अपने साथ फ्लावर और लू कैरन को ले जा रहा है, इसीलिए उन्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो सिर्फ शेल्टर का ध्यान रखे और वो लोग भी जल्द से जल्द सप्लाईज लेकर वापस आ जाएंगे। लू कैरन भी बिल्कुल रेडी थी जैंगी के साथ जाने के लिए। जैंगी उसे क्यूट कपड़ों में देखकर उसे छोटी बच्ची की तरह नोज में पिंच करता है और बाहर आने के बाद जैंगी लू कैरन को एक गन देते हुए बोलता है आज का मिशन बहुत मुश्किल और खतरनाक साबित हो सकता है, इसीलिए वो सेफ्टी के लिए गन अपने पास ही रखे। लू कैरन भी गन को तुरंत अपने पॉकेट में रख लेती है और मिशन के लिए निकल पड़ती है। लू कैरन काफी एक्साइटेड भी थी, क्योंकि ये उसका फर्स्ट मिशन होने वाला था जैंगी के साथ। रास्ते में जाते हुए लू कैरन जैंगी से उनके बीच हुई बात को लेकर सवाल करती है कि क्या जैंगी उन स्टूडेंट्स को ठिकाने लगाने का कोई प्लान बना रहा है, क्योंकि अब वो उन स्टूडेंट्स से पूरी तरह से परेशान हो चुकी है और चाहती है कि जैंगी जल्द से जल्द उन बच्चों का कुछ करे। लू कैरन की बात सुनकर जैंगी को लगता है कि अगर लू कैरन मेरे बनाए प्लान को किसी और के सामने बोलती है तो उसका बनाया प्लान पूरी तरह से खराब हो जाएगा। इसीलिए अपने भावनाओं पर कंट्रोल करते हुए जैंगी बोलता है कि वो जल्द ही कुछ न कुछ जरूर करेगा, क्योंकि उसे भी वो बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। लू कैरन ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अब अपने मिशन के लिए डबल मोटिवेटेड हो जाती है। वो उसी फैक्ट्री के पास पहुंचते हैं जहां से उन्होंने मटेरियल्स चोरी करने थे, लेकिन वहां जाते ही जैंगी को कुछ लोग मशीन गन के साथ 3 कार में दिखते हैं, जहां अगर कोई भी बिना परमिशन के गया तो चटनी बनने के लिए काफी होगा। लू कैरन भी ये देखती है और बताती है कि ये उनकी उम्मीद से ज्यादा खतरनाक है। जैंगी बोलता है कि उसने अपने दुश्मन को कमजोर समझने की गलती कर दी। अपने सेफ्टी के लिए जैंगी एक डायमेंशनल पोर्टल को यहाँ समन करता है और अपने मिशन को कंप्लीट करने के बारे में सोचने लगता है। टेलीस्कोप से देखते हुए लू कैरन जैंगी को बताती है कि उन लोगों के व्हीकल हमारे व्हीकल से फास्ट नहीं है, क्योंकि उनके पास जो व्हीकल है वो स्नो व्हीकल नहीं है, साथ ही वो फ्यूल पर चलते हैं। लू कैरन की बात सुनते ही जैंगी सरप्राइज होकर पूछता है इसका मतलब ये है कि उनके पास फ्यूल भी है, क्योंकि इस टाइम पर फ्यूल की कीमत इतनी ज्यादा है कि बहुत अमीर आदमी भी उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, सिवाय किसी ऐसे आदमी के पास जिसके पास खुद तेल का कुआं हो। तभी लू कैरन बताती है कि ऐसा सिर्फ यहाँ एक ही कंपनी है, रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस। अब ये सुनकर जैंगी के मन में कुछ और खिचड़ी पकने लगती है और वो डिसाइड करता है कि हम उनके सामने जाकर बात करेंगे। जैंगी उनकी तरफ अपनी कार लेकर जाता है कि उनकी कार की तरफ सभी लोग गन एम कर लेते हैं, लेकिन जैंगी उन्हें अपनी एबिलिटी शो करना नहीं चाहता था, इसीलिए वो अपने हाथ ऊपर करके कार से नीचे उतरता है फ्लावर के साथ। उन लोगों में से एक जैंगी से पूछता है कि वो कौन है और अब तक जिंदा भी कैसे बच गया है। जैंगी साइड होके बोलता है कि उसे उनकी फैक्ट्री से सिर्फ कुछ इक्विपमेंट चाहिए और वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। वो आदमी जैंगी के कमर पर उसके स्वॉर्ड को नोटिस करने के बाद बोलता है कि तुम तो वेस्ट बॉर्डर के सर्वाइवल हो। ये सुनकर सभी आपस में ही कंफ्यूजन में बात करने लगते हैं, जिनमें से दूसरा आदमी बोलता है कि उसे जैंगी से कोई खतरा फील नहीं हो रहा है, लेकिन फर्स्ट पर्सन बोलता है क्योंकि ये आदमी खुद ही एक खतरा है, वरना तुम ही सोचो इस